एक तो तोशाखाना 2 केस में आज फर्द जुर्म आयद हुई है अबशा बीबी और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पे, और 190 मिलियन पाउंड केस भी आखिरी मरले में दाखिल हो चुका है। किस तरफ हालात जा रहे हैं? एक तरफ तो ये केसेस हैं, उनके फैसले भी आ सकते हैं दिसंबर में, और दूसरी तरफ आपके मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात और केसेस साथ साथ चलेंगे। जावेद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जो केसेस अदालतों में हैं, मैं समझता हूँ जो भी फैसला है वो अदालत आला को करना है, और जो भी उन पे इल्ज़ाम है या जो उनके जुर्म है, जो भी वो अदालतों को ही फैसले करने हैं। कोई भी पाकिस्तान में आज तक ऐसे नहीं है कि अदालत के फ़ैसले के बगैर आ गया हो। जिसको भी अगर कोई इंसाफ मिला है, कोई सुरखरू हुआ है, तो अदालतों से हुई, कोर्ट से हुई, सज़ा होनी तो वहाँ से होनी है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की जो बातचीत का मामला है, मुज़ाकरात, तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात का लफ्ज़ अभी बहुत दूर की बात है। अच्छा। और हाँ, राब्ता ज़रूर PTI ने किया है, और उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। मैं उसको एज ए सियासी वर्कर के तौर अच्छा समझता हूँ, मगर बात यह है कि देखें मुज़ाकरात कैसे बने, कैसे होंगे। सीधी सी बात है, जो उन पे संगीन जो मुकदमा है वो है 9 मई का जी। और 9 मई में जब तक मैं समझता हूँ कि ये जो है उसमें उसकी एतराफ़ नहीं करते या माज़रत नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। और दूसरा, उसी में सियासी हवाले से भी बात की जाए, अगर मैं PMLN की बतौर पार्टी करूं, तो आपको पता है नवाज शरीफ साहब की जो 28 मई की तकरीर है, वो मैं आज तक भूल नहीं सका हूं। वो उन्होंने कहा था बानी PTI के लिए कि जो कुछ उन्होंने किया अपने इक़्तिदार में या इक़्तिदार आने के लिए, जो उसने हुर्बे इस्तेमाल किए, जो लंदन प्लान बना, जब तक उसका वो एतराफ़ नहीं करेंगे, तो मतलब दोनों मुआज़ों पे, सियासी हवाले से भी और जो रियासत का केस है उस हवाले से, तो उनको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, जो उनसे हुई है या जो कुछ उसने किया है। तो मैं समझता हूँ फिर रास्ता निकल सकता है मुज़ाकरात का। मगर उसका मतलब फिर भी ये नहीं होगा कि बानी PTI एकदम आज़ाद हो जाएंगे। जब भी आज़ाद होने हैं, मुज़ाकरात हो ना हो, वो उनको अदालतों से ही होना है। पहले भी आपने देखा कितने केसेस में उनको जमानतें मिली, अभी और केसेस बहुत पीछे है। तो मैं समझता हूँ उनको पूरा फेस करना चाहिए अदालती। और ये जो खुद भी वो तारीख पे तारीख लेते हैं या भागना चाहते हैं, मुज़ाकरात से वो बाहर नहीं आएंगे, ये तय है किसी भी मुज़ाकरात। ठीक है। हाँ, अगर अदालतें उनको इंसाफ देती है तो भी हमारा कोई इंतकाम ज़ाती उससे कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कुछ उसने किया है, जो कौम के सामने उसको इतराफ़ करना चाहिए। अगर अपनी सियासी रास्ते पे वो जाना चाहते, अगर वो 9 मई 24 नवंबर जैसा रास्ता उस पर ही चलते हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात ठीक है। तहरीक इंसाफ से जवाब लेते हैं। शफकत अवान साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि जैसे कोसानी साहब बता रहे हैं और फिर अता तरार साहब का बयान अगर हम देखें, तो लगता ये है कि मुज़ाकरात अभी काफ़ी दूर की बात वो कह रहे हैं, कि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई सिचुएशन है। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरह तैयार है किसी भी हद तक जाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए? और साथ ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात और केसेस जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने बुलाया। एक तो दास साहब जो कह रहे थे ना 9 मई की माजरत, तो 9 मई की माजरत से मैं पेश की माजरत करता हूँ। कोई माजरत हमने 9 मई की नहीं करनी। शुरू दिन से कहते आ रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई का। अब तो एक और 20 नवंबर का, इसका भी हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनने, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और अगर हम 9 मई में मुलविस पाए गए तो हम मदद करेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी एक बात सुन लें, 9 मई के 5 मेन केसेस हैं, जिनमें से 2 केसेस मियाँ वाली में हुए थे। एक मियाँ वाली एयरबेस पर हमला और एक मियाँ वाली ISI दफ्तर पर हमला। वो दोनों केसेस का ट्रायल मैंने खुद कंडक्ट किया है, और वो दोनों केसेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे मुल्ज़मान बरी हो गए। और जज साहब ने लिखा है कि ये गवाह झूठे हैं और ये झूठे केस बनाए गए हैं। 9 मई का बयानिया तो बढ़ चुका है ऑलमोस्ट। और जो 5 केसेस इनके मेन थे, उनके 2 के मैं हवाल आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने वो खुद कंडक्ट किए हैं केस बतौर वकील, और उसमें सारे के सारे मुल्ज़मान बरी हुए और सारी की सारी इस्तिगासा की शहादतों को झूठा करार दिया गया। ठीक है। अब बात आ गई मुज़ाकरात की, तो हमने कमेटी इसलिए बनाई है कि बारहा हमें कहा गया जी ये कमेटी बनाए, ये मुज़ाकरात नहीं करते। हमने कमेटी बना दी है
और किसी के आगे ये झोली नहीं फैला रहे कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। कमेटी इसलिए बनाई है कि ये हम पे इतराज़, ये मुज़ाकरात नहीं करते। हमने कमेटी बना दी, हमें भी पता है कि इनका बेचारों का कितना सारा इनके पास डिसीजन पावर है और इन्होंने कितने सारे मुज़ाकरात करने हैं। कमेटी हमने हुज्जत तमाम की है कि ये ना कहें कि जी ये मुज़ाकरात करते नहीं। बाकी कोई नहीं करना चाहता तो हम किसी की झोली नहीं फैला रहे कि मुज़ाकरात ना करें। अगर कोई करना चाहता है तो हमारी कमेटी बन गई है, लेकिन हम करेंगे। शफकत साहब, दिसंबर बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना 2 केस जो है आज फर्द जुर्म आयद हुई, तो क्या समझते हैं कि दिसंबर में ये फैसले आ सकते हैं? आप वकील भी हैं। पैसे जिन्होंने लिख के भेजने हैं अब उनको पता है, जजेस बेचारों को तो नहीं पता उन्होंने फैसले कब करने हैं। जब उनको ऊपर से लिखे लिखाए फैसले आ जाएंगे वो अदालत में जाके सुना देंगे। ना तो वकीला को पता है, ना जजेस को पता है, ना प्रोसिक्यूशन को पता है। ये तो उनको पता है जिन्होंने जजेस को कहना है कि आज इसमें सजा कर दें। जिस तरह अदालतें पहले फैसले करके और वो परेशान भी हैं और उनका भरम भी टूट गया है कि जिस तरह उन्होंने सजाएं दी हैं और फिर हाई कोर्ट्स में उनको कहा गया कि आपने इन केसेस में इद्दत केस हो या दूसरा हो सजा दे दी। ऐसे ही कोई सजा दिलवाएंगे हमें, तो मुझे तो ये यकीन है। ठीक है मंदो खेल साहब, मैं सिर्फ आपकी तरफ आता हूँ, आप वकील हैं सर, मुझे थोड़ा सा लीगल जो है वो कानूनी थोड़ी सी राय चाहिए कि अब 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका 342 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। एक तो वो बताइए कि अब उसकी आखिरी स्टेज जो है वो उस पर आ गया तो क्या हो सकता है, और दूसरा जो तोशाखाना 2 केस है सर उसमें फर्द जुर्म आयद हुई है आज, तो उसका आगे चल के फर्दर क्या प्रोसेस हो सकता है और कितना अर्सा लग सकता है फैसला आने में? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। जो 342 का बयान है उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स है, यानी मुल्जिम से पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये केस प्रोसिक्यूशन ने क्यों बनाया है और आपके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। वो यस और नो में जवाब देना पड़ता है। वो सवाल होता है जैसे वो क्या कहते हैं एमसीक्यू जिस टाइप की होता है सवाल, वो उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स है। तो ऑलरेडी केस मेरे हिसाब से कंक्लूड होता है, तो एक आध तारीख होता है उसके बाद फैसला। ठीक है। दूसरी बात, शफकत अवान साहब की बात से मुझे बड़ी हैरत हुई है कि मियाँ वाली के केसेस में सब बरी हो चुके हैं और जज साहब ने कहा ये सब झूठे, और दूसरे सांस में ये कहते हैं कि जजेस को जब फैसला लिखा हुआ आएगा तो वो फैसला करेंगे। तो वो जो पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर में जो जज है वो उनको लिखे सब हो गए, और वो जो मियाँ वाली में जज है वो उनको लिखा हुआ नहीं गया। क्या मतलब वो मैं नहीं समझ रहा। ठीक है, तो बहरहाल ये मैं नहीं समझता हूँ किस तरह। और मियाँ वाली का जो मुझे आईएसआई का दफ्तर तो याद नहीं है, मियाँ वाली का जो एयरफोर्स का दीवार था वो तो टीवी पे आप सब ने देखा, मैंने भी देखा। फिर वो जज साहब से पूछे कि वो आपकी फिर रिश्तेदार ने दीवार गिराया, किसने गिराया, जब ये लोग झूठे मुकदमा क्या हुआ है दीवार तो गिरी है। अच्छा सुन ले तो उसला कर ले उस जज से पूछे कि आपके रिश्तेदार ने वो दीवार जो गिराया, जब आप ये कह रहे झूठे मुकदमा थी, दीवार तो गिर गए, हो तो पूरी दुनिया ने देखा। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं वहां जो जज झूठे कहते हैं, यहाँ जज को बने बनाए फैसला है। तो एक वकील की हैसियत से ये स्टेटमेंट मैं नहीं समझता हूँ को मुनासिब है। बाकी जो आपने 190 मिलियन के हवाले से सवाल किया उसमें तो जो इमरान खान साहब कहते हैं उसमें मेरे हिसाब से जो ना वो तो एक ऐसा केस है कि उसमें तो क्लियर सबूत मौजूद है कि वो पैसे किसके अकाउंट में है और किसकी अदायगी में चले गए। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कहते हैं या उसको मॉडर्न डिवाइस के हिसाब से हम कहते हैं, तो वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस केस में कोई जवाब। जारी बात है अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए तो किसने भेजे, क्यों भेजे, और अगर मेरे अकाउंट से पैसे बाहर गए तो क्यों गए, किसको मैंने भेजे, वो तो दूर दो चार का सवाल है। तो बहरहाल ठीक है, जजेस के ऊपर एतमाद करने चाहिए, जो फैसला आगा वो सबको तस्लीम करना चाहिए। ये कहना नहीं चाहिए कि जो मियाँ वाली का केस है वो जज बड़ा अच्छा है, उसने कहा झूठे मुकदमा है, और जो बाकी पंजाब का या सिंध का या जज है वो फिर शफकत भाई ठीक है। शफकत भाई जी, शफकत अवान साहब आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? मैं बड़ा जवाब देता हूँ। ये जो मियाँ वाली के केसेस हैं ये सरगोदा में चलते हैं क्योंकि एटीसी कोर्ट डिविजनल होती है। मैं उस जज का बताना चाहता हूँ, अब भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो सारे जुल्म सितम जबर के सामने खड़े हो जाते हैं और ना कर देते हैं। वो जज भी ऐसा ही था, उसने इनकार कर दिया कि मैं फैसला खुद दूंगा जो मैं समझता हूँ कि हक
है, जो कानून है, जो इसमें मुझे करना चाहिए। फिर उसके साथ क्या हुआ कि उसकी अदालत के बाहर फायरिंग हुई, उसका ट्रांसफार्मर उड़ा दिया गया और उसको मैसूर कर दिया गया जिस दिन उसने फैसला करना था। और वहां पे अपोजिशन लीडर भी मौजूद था, हम और एक केस में वहां पे बहुत सारे MNA 7-8 मौजूद थे और उसमें कोई बंदा अंदर ना जा सका और कुछ नामालूम लोग उसकी अदालत में जाकर बैठ गए कि हम देखते हैं कि आपने कैसे फैसला करना है। लेकिन उस दलेर आदमी ने फैसला कर दिया और वो केसेस बरी कर दिए और उससे अगले दिन उसको उठा के कहीं ले जाया गया और उसके फिर नेक्स्ट डे वो सरगोदा में नहीं था, उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया। और तो आज शफकत साहब ये सारी कहानी देखे ना, इसका कोई ना कोई सबूत तो होगा ना, कोई शवाहिद तो होंगे ना। वो ये कहानी वो है जो कहानी उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मेरे एक जज के साथ सरगोदा में ये कुछ हुआ है। अब कोई आंखें बंद कर ले जुडिशरी, और आज तक ना तो उन 7 जजेस का कोई फैसला हुआ है जिन्होंने खत लिखा था और ना इस जज के बारे में कुछ फैसला हुआ है। इसके बारे में उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि मेरे कुछ हो गया मियां वाली एयरफोर्स बेस पे इस तरह के दफ्तर में हमला तो हुआ था या हमला भी नहीं हुआ? वो जो फुटेज टीवी पे आए थे वो हमला ही नहीं हुआ, तो फिर ये कह दो ना। ये तो चीफ जस्टिस ने लिखा है लाहौर हाई कोर्ट ने। नहीं वो सवाल ये कर रहे हैं शफकत साहब, वो सवाल ये कर रहे हैं शफकत भाई, वो ये सुप्रीम कोर्ट में मंदोखेल साहब सवाल ये कर रहे हैं, शफकत साहब मंदोखेल साहब सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मियां वाली एयर बेस के जो जहाज जलाया गया था, जो जलाओ घराव हुआ था, जो फुटेज चली है, वो सही था या गलत था? कि ये नहीं, वो जवाब गिरा था, ये जहाज जला नहीं जला था, या वो भी नहीं हुआ, टीम ने गलत बताया क्या? वो फेक है। जज साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है। चलें ये जज साहब ने लिखा है, वीडियो फेक है। चलें इसका फैसला कोर्ट ने करना, हमने नहीं करना। सर थोड़ा सा ये बताइएगा शफकत साहब के बात आगे बढ़ाते हैं कि अब मुज़ाकरात तो जारी बात है ना, आपकी तरफ से कोई जो है वो एतमाद है हुकूमत पर और ना हुकूमत को आप पे एतमाद है, तो फिर बीच का रास्ता जो है कैसे निकलेगा? मुज़ाकरात कैसे होंगे फिर? भाई हमने कमेटी बना दी है, हमने पैगाम भेज दिया है कि मुज़ाकरात करें। अब ये कहते हैं कि हमने नहीं करने या मुज़ाकरात की कोई लेतोलाब से काम लेते हैं, तो अब जो बवाल है उनके कोर्ट में है। हमें कम से कम कोई ये ना कहे कि जी मुज़ाकरात नहीं करते, और बाकी हम टोली कोई नहीं फैला रहे कि जरूर करें ही करें मुज़ाकरात। ये तय हो गया ना सर, ये तय हो गया कि आपने मुज़ाकरात हुकूमत से ही करने हैं? हमने हर बंदे से मुज़ाकरात करने हैं जो भी चलें, वो हुकूमत है या वो हुकूमत को चलाने वाले हैं। चले कोसानी साहब एक तो बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है वो तो इत्मीनान सादी है ही नहीं ना, और अब उमर अयूब साहब ने ये कहा था कि चाहे वो इंसान हो चाहे वो फरिश्ते हों, मुज़ाकरात होंगे। अब फरिश्तों से मुज़ाकरात हो नहीं सकते, तो इंसान तो आप भी ही फिर हैं कि जो हुकूमत में है उनसे बातचीत होगी। देखिए मैंने पहले भी फरमाया बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। मैं एज ए सियासी वर्कर एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जो सियासी इस्तेकाम है वो होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो डे टू बिजनेस है उसमें हमारी PTI से आपने भी देखा कि 26वीं आईनी तरमीम में भी ये ऑन बोर्ड थे, बल्कि ऑन बोर्ड के साथ साथ इन्होंने तजावीज़ भी दी थी। जो ड्राफ्ट मौलाना साहब में था तो इनका बैरिस्टर गौहर साहब का और इसकी पार्टी का बड़ा इनपुट था, मगर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मैं समझता हूँ कि क्या मुझे बताया जाए कि क्या इनके पास मैंडेट है। और आप देखें जब ये आए थे 24 मई को 24 नवंबर को निकले थे और 26 नवंबर को जब पहुंचे थे तो इन्होंने बातचीत की थी। 12 वो गए थे अडियाला में भी, मगर इनके पीछे जो रिमोट कंट्रोल था, जो बुशरा बीबी के थ्रू जो सब कुछ कर रहे थे, तो बातचीत नहीं हो सकी। उस दिन बातचीत का रास्ता निकल सकता था, मगर बानी PTI यूटर्न हर चीज़ पे लेते और इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। और जब तक उसके वो रास्ता इंतखाब उसको करना है कि वो सियासी रास्ता उस पर चलते हैं या जो 9 मई और 26 नवंबर वाला रास्ता है वो करते हैं। तो दूसरा रवैया देखें ना, आज भी इनकी जो सोशल मीडिया है, जो बाहर लोग इनके बैठे हुए, किसके कहने पे हमारे इदारों के ख़िलाफ़
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं। इवन आप देखें इनका डिप्टी स्पीकर जो था, जो आइन शिकन है, उन्होंने खुद बानी पीटीआई को कहा कि वो पागल हो गया है, उसको जहनी मरीज़ बना रहे हैं, उसको ये थ्रेट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एक इनकी पार्टी का सीनियर रहनुमा डिप्टी स्पीकर को ओहदे पे विराजमान था, वो आज इस तरह की बात गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको बैरिस्टर गौहर साहब डिनाई कर रहे हैं। तो मैं समझना पीटीआई इस वक्त जो है वो टुकड़ों में बटी हुई है, किसी के पास मैंडेट नहीं है कि कोई बात करे। जब तक बानी पीटीआई रास्ता जो है सियासी उसका आगाज़ नहीं करेगा तो कोई रास्ता बातचीत का मकसद भी नहीं पूरा होगा। ठीक है मुंतखिल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कोसानी साहब से कि ये जो तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट की बात कर रहे हैं, वो तो खैर मैं जवाब लूँगा, शौकत वान साहब से पूछूंगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो अगर मुज़ाकरात हों तो जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है वो इन पार है, उनके उसके पास मैंडेट है कि वो कोई फैसला कर सके? मुंतखिल साहब, नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि उनके पास इख्तियार हो, क्योंकि इससे पहले ये इख्तियार महमूद खान चगजी साहब को दे चुके थे, लेकिन उसको वापस दिया गया। और अब जो इस कमेटी को दिए है इख्तियार और फिर कमेटी बना के ये चुप के बैठ गए, तो मेरे ख्याल में उनका ये ख्याल है कि हुकूमत आएगा, झोली फैलाएगा, आए खुदा का वास्ता हमसे मुज़ाकरात कर ले। ये मेरे ख्याल में उनकी भूल है। 24 और 20 नवंबर का जो 9 मई का एपिसोड हुआ है, तो उस एपिसोड के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत इस स्टेज पे मौजूद है कि उनके सामने वो घुटने टेक दे। बहरहाल मुज़ाकरात का जो दरवाजा है, पीपल्स पार्टी हमेशा इसे बिलीव करती है, और हमने जब 2018 में जनरल गैंगस्टर फैज हमीद ने आरटीआई सिस्टम बिठा के और इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। 2024 के इलेक्शन के बाद भी जब ये आजादी से जीते, तब भी खुर्शीद शाह साहब ने इनको ऑफर की, आइए हम आपको सपोर्ट करते हैं गैर मशरूत। फिर जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको ऑफर किए, आइए, लेकिन हर मर्तबा अस्ब तरबियत वही गाली गलोच से नवाजा गया। तो मैं ये समझ भी, चलो ठीक है, वो कहता है ना कि सुबह को बुलावा शाम को आता है, तो उसको बुलावा नहीं कहता है। तो मैं अब भी अगर वो इस बात पे आ गए कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात का इख्तियार अभी भी जो जेल में बैठा हुआ इमरान खान साहब है उनके पास है, और वो किसी वक्त भी जो है ना वो यू टर्न ले सकते हैं। और ये कमेटी की तो मेरे हिसाब से कोई हैसियत नहीं है। महमूद खान या चगजी साहब एक मोतबर सियासतदान है और एक खानदानी शख्सियत है, जब उनको भी उन्होंने रिस्वा किया है, इख्तियार दे के वापस लिया, तो मैं समझ रहा हूँ इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहूँगा, ठीक है, एक और चीज़ सर के मौलाना फजल रहमान साहब क्यों आप पे जो है वो नाराज़ हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है? आपका बिल, उनका जो बिल था आपने साइन नहीं किया, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, तो अब क्या कोई नया बिल आ रहा है, कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहे हैं कोई? नहीं, वो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले दिन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने मीडिया पे ये कहा कि भाई हमारी तरफ से तो क्या है, ये तो पीपल्स पार्टी से पूछे, उनकी सदर ने जो ना वो बिल मुस्तरद किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उस बिल के हवाले से कानून के तालिब इल्म से मैं आपके साथ सवाल रखता हूँ कि अगर कोई अस्पताल आप रजिस्टर करना चाहे तो वो वजारत सियासी के तहत रजिस्टर करेंगे या वजारत स्पोर्ट्स या वजारत मैशत है? तो यकीनन ये मदरसे एजुकेशन है, तो वजारत एजुकेशन के तहत उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जहां तक सदर पाकिस्तान में एक जारी बात है, एक पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, सेनेट, कौमी असेंबली और ऐवान सदर, तो उनने जो लीगल उसके ऊपर एतराज़ात की है, और वो एतराज़ात यही है, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि वजारत एजुकेशन के तहत उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। गो के कौमी असेंबली से और सेनेट से बिल पास हुई है, मैं उस बात पर भी यकीन करता हूँ, लेकिन मैं इन कम्युनिटियों का हिस्सा रहा है। पिछले इलेक्शन में खेलदा साहब भी अच्छी तरह वाकिफ है कि जहाँ 18वीं तरमीम के जरिए बहुत सारे जो वजारतें हैं वो सूबाई चैप्टर हो गए, तो जब सूबाई चैप्टर हो गए तो उसको दोबारा वफाक के साथ देने में, तो मैं कहता हूँ कि उस 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी और सुबह के उमूर में मुदाखलत करने की मुतरादिफ है। तो मैं समझ रहा हूँ फिर भी 16 तारीख को इजलास बुलाए जॉइंट सेशन, मुझे उम्मीद है कि इस मसले को जॉइंट सेशन में देखा जाएगा और मौलाना साहब खुद असेंबली में मौजूद होंगे, उसको बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। चलें ठीक है। शौकत अमान साहब बताइएगा सर, जो मैंडेट की बात हो रही है कि एक तो पहले भी जब ये 26 नवंबर 24 नवंबर का एहतजाज था तो कहा जा रहा था कि खान साहब मान गए हैं, लेकिन फिर ये सारा एहतजाज जो है वो ब्लू एरिया पहुंच गया। तो अब ये का जो कमेटी बनी है, अभी मुंतखिल साहब कह रहे हैं कि पहले आपने महमूद खान चगजी साहब को जो है वो मैंडेट दिया कि बातचीत करें, अब वो ख़त्म हो गया, अब एक नई कमेटी बन गई है। तो
क्या इस कमेटी के पास मैंडेट है, कोई चीज़ें तय हो गई हैं कि खान साहब के साथ रब्ता ना भी हो तो ये कमेटी जो है वो उसके पास इख्तियार है कोई बातचीत कर ले, कोई फैसला कर ले कोई? सबसे पहले तो मैं खान साहब को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि इतने बड़े कत्लेआम के बाद, इतनी बड़ी फस्तायत के बाद, इतने बड़े जुल्म के बाद फिर भी उन्होंने जमहूरी रवैया अपनाया और कमेटी बना दी। ठीक है। क्या बचत भाई साहब कमेटी थे या कमेटी के मेंबर थे तो उस वक्त उनके पास भी इख्तियार था, और अब जो नई कमेटी बनी है उसके पास भी इख्तियार है। कमेटी तब्दील होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कमेटियां बनती हैं पार्टी के अंदर, फिर उसमें लोग ऐड होते हैं, कभी कुछ नए डाल दिए जाते हैं, कुछ निकाल दिए जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी कमेटी रही है उसके पास हमेशा कर रहा है। लेकिन इस टाइम पर कमेटी बनाना और इस टाइम पर मुज़ाकरात के लिए बैठना, जबकि हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, और अभी 200 बंदे हमारे मिल नहीं रहे, जो कि हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो भी उनमें ना हो, तो कि इनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि हमारी लाशें गुम कर दी गई हैं, और अल्लाह करे वो सिर्फ मिसिंग पर्सन हो और वो उन लाशों में ना हो। तो उस टाइम पे मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाना और मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए आमादा होना, ये बहुत बड़ा जमहूरी रवैया है जो खान साहब ने अपनाया है। और जो भी कमेटी बनी है तो सर ये जो आपने सर बात की अवान साहब लाशों की, आप खुद का वकील हैं, तो जो 12 की फिगर आपने एक हतमी लिस्ट दे दी है 12 की फिगर की, तो कहीं उसकी कोई FIR, कोई दरख्वास्त, कोई जो है वो कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं कोई? मैं आपको एक बात बता दूं, इस वकूए की एक FIR दर्ज हो चुकी है। और खेल साहब खुद वकील है, एक हुकूमत ने खुद एक FIR दर्ज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि कोई भी वकूआ हो जाएगा जितना बड़ा भी, कि सिर्फ एक FIR होगी। अब हमारे पास रास्ता क्या है, हम या तो उसके क्रॉस वर्शन में जाए या हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें। तो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, वो शायद आज फाइल भी हो चुकी है, खोसा साहब फाइल कर रहे हैं। शफकत भाई 26 नवंबर से लेके आज सर 12 दिसंबर हो गई है, तो इतने दिन क्यों ताखीर का शिकार हो रही है? बड़ा अहम मामला था। उसकी वजह ये थी कि फैक्ट्स इकट्ठे करना, कोई जख्मी कहीं का था, कोई लाश कहीं की थी, फिर उन लोगों से कंसेंट लेना कि जो उनके वरसा है कि क्या वो इस केस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ चलेंगे। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस था। इतना बड़ा कत्लेआम होने के बाद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मामलात की और उन लोगों तक रसाई की। अभी 200 बंदे जो हमारे मिसिंग है उसकी लिस्ट तैयार की है कि ये फाइनल 170 बंदों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। 20-25-30 और हैं कि ये फाइनली हमारे बंदे जो है वो मिसिंग है और प्रिज्यूम टू बी डेड, अल्लाह ना करे कि वो भी डेड हो। कोस्तानी साहब आप बताइएगा कि क्या कोई FIR हुई है, कोई गवर्नमेंट ने क्या कौन सी FIR नहीं? पहली बात ये बताएं कि ये भागे क्यों हैं, बुशरा बीबी वहां से क्यों भागी, अली अमीन गंडापुर क्यों भागे? जब आप लोगों को दिहाड़ी लेकर देकर लोगों को वर्गला के रियासत पे हमला करने आए, अब इस्लामाबाद में जो है वो आके अपने हमला करने की कोशिश की, आप भागे क्यों? वहां से खड़े हो जाते। दूसरी तरफ आप झूठ बोलते हैं कि वो बुशरा बेबी कह रही है ना कि मैं 12:30 बजे तक थी वहां। झूठ बोल रही है, बाकी सारे भागे। झूठ बोल रही है। उसकी लोकेशन जो है 11:15 पे मुनाल की थी। हाँ। अभी भी इनको चाहिए लोकेशन मिल जाएगी। हाँ। और पूरी दुनिया ने देखा है, वीडियो उसकी लगी हुई हमला। अच्छा, इनके वर्करों ने इन पे ये कहते हैं गोली चलाई, इनके वर्करों ने इन पे जूते फेंके, डंडे फेंके, पत्थर फेंके, ये भागे हैं उधर से। तीसरी बात यह कि ये जो झूठा बयानिया बनाना, इदारों को, हुकूमत को बदनाम करना। पहले देखें 287 लाश, वो नहीं आई। फिर कोई बोलता है 100 लाश। आपने कब्रें जाके ढूंढी, झंडे वहां पे चढ़ा दिए। आप 12 लोग भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए। आपने कहा मैं 1-1 करोड़ रुपया देंगे, तो वो आपने डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? आप कहते हैं मिसिंग। अब ये एक नया इल्जाम, मिसिंग पर्सन। भाई मिसिंग पर्सन है तो आप 200 लोगों की शनाख्ती कार्ड दे दें, उनकी तस्वीरें जारी कर दें। हाँ। आप कब तक? मैं वही कह रहा हूं कि ये रवैया है कि आप रियासत को बदनाम भी करते हैं, हुकूमत को बदनाम भी करते हैं, दूसरी तरफ पैर भी पकड़ते हैं। आप एक रास्ता इख्तियार करें। आप सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं या झूठ, फरेब और इंतशार का रास्ता जो इल्जाम है वो लगाना चाहते हैं? इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। ये सारा इनका जो बयानिया था वो दम तोड़ चुका है। और आप देखें, बुशरा बीबी खुद इनकी पार्टी पे हमले करवा रही है, अपनी नौकरानी से, अपनी बहन से,
अब खुद खामोश है। वो रोज़ाना और अली अमीन गंडापुर साहब उन पे हमले करते हैं। ये इनकी पार्टी की हालात है। ये इनके जब बैरिस्टर गोयल जैसे शरीफ आदमी को, उसको बेचारे को, उनको वो कहीं का कुछ का नहीं छोड़ा है इन्होंने। हाँ। तो बात ये कि आप झूठ फ्रेब ये ख़त्म करें, आप सीधा रास्ता इख्तियार करें, सियासी रास्ता इख्तियार करें, एतराफ़ करें, आप गलतियों को तस्लीम करें, आप माफ़िया मांगे, तब जाके आपको कोई सियासत में। आप कब तक ये इस तरह के करते रहेंगे? आप देखें ना, इनके सब कुछ करने के बाद, ये इतने इंतजार के बाद हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत 8 महीने में जो पाकिस्तान में डिलीवर किया है, हमारी मैशत बेहतर हो गई है, महंगाई कम हो गई है, हमें लोग हमें एतमाद कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जो पंजाब में काम कर रही है, पंजाब की अवाम ने इनको जो है रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं निकले। सिंध की अवाम ने इनको मुस्तरद किया, बलूचिस्तान की अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया। KPK से भी वो लोग आए जिनको अफगानी थे, यहाँ कुछ पैसों पे इन्होंने हायर किया था, यहाँ जो बेचारे मासूम वर्कर है उनको। ये जो नुक्ता है ना सर मुदख्खिल साहब, ये जो नुक्ता उठाया ना अपना शफकत अवान साहब ने कि जो 26 नवंबर की एक ही FIR हो गई है, उसके अलावा कोई FIR हो नहीं सकती। आप खुद वकील हैं सर, जो 12 की लिस्ट आ रही है तहरीक इंसाफ की, क्या उनकी FIR नहीं हो सकती? 26 नवंबर से लेके अब तक 12 दिसंबर हो गया सर मुदख्खिल साहब। देखिए प्राइवेट कंप्लेन हो सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर एक FIR हो तो उसके ऊपर डबल FIR नहीं हो सकती। ठीक है, मगर एक FIR का मतलब ये नहीं है कि शफकत अवान साहब की इनकी प्ली जो है ना उसके अंदर नहीं हो सकती। आप अपनी शवायद उसी FIR के अंदर दाखिल कर दे, उस पर कोई भी मुलजिम बन सकता है। तो दूसरा जो प्राइवेट कंप्लेन दाखिल करते हैं, प्राइवेट कंप्लेन जो है एक अलग चीज है और वो बेलेबल है, काबिल जमानत है, 302 के केस में भी है। तो वो मेरे ख्याल में ये मजीद उस केस को उलझाएंगे अगर ये प्राइवेट कंप्लेन दाखिल करेंगे, क्योंकि FIR जो ऑलरेडी हो चुका है उसी के अंदर शवाहिद दे दे, उस पर कोई भी मुलजिम बन सकता है, कोई भी मुलजिम निकल सकता है। FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। दूसरी बात ये कि जो बातें ये करे कि 200 लोगों का, तो ये माजी में 278, 100, 200 पता नहीं कितने फिगर आखिर में आके 12 पे रुक गई है। लेकिन 12 क्यों? मासूम पश्तूनों को उन्होंने इस्लामाबाद ले जाके क्यों मरवाया? मासूम पश्तूनों को उन्होंने अपनी सियासत की बलि क्यों चढ़ाया? मासूम पश्तूनों को उन्होंने क्यों वरगलाया है कि जब तक मैं आखिरी औरत होंगी जब वहां से नहीं भागूंगी, और पहली औरत साबित हो गई है और वहां से भागी। अली अमीन गंडापुर जो ना, वो तो वैसे उनका स्टाइल माशाल्लाह शरीफों वाला स्टाइल है, तो वो वहां से क्यों भागा? और ये पहली मर्तबा थोड़ी भागा, ये तीसरी मर्तबा भाग रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर ऊपर से हुकूमत ने मासूम पश्तूनों को इस्लामाबाद में जब ये क्रैक डाउन कर दिए, जाके होटल वाले ठेले वाले सबको पकड़ना शुरू करे, तो ये भी एक पश्तूनों के साथ ज्यादती है। जबकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के महतहत हुआ था, वहां मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वहां उनके वफाकी वजीर मौजूद थे, और उसने बाकायदा उस मिनट्स में ये कहा है कि इस्लामाबाद में पश्तूनों को गिरफ्तार करारदारी की मजम्मत कर दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों तरफ से पश्तूनों को मारा गया और अपनी सियासत को चमकाने के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और बाकी वो किधर गए? उनके पंजाब की जो क़यादत जो पिछले 77 साल में मुख्तलिफ पार्टियों में, चाहे शाह महमूद की शक्ल में हो, चाहे वो चौधरी की शक्ल में हो, चाहे अहमद अजहर जिसका वालिद गवर्नर रहा है और आज भी एक MNA है, और वो फैसल चौधरी और फवाद चौधरी, ये बहुत सारे लोग जो 77 साल मुख्तलिफ पार्टियों में होते थे, वो कहाँ है कि आपने इक़्तिदार के लिए पश्तूनों और मासूम पश्तूनों का इंतखाब कर लिया और खुद मैदान छोड़ के भागे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और अभी दोबारा से मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये इस तरह हिमायत करेगी। अभी 2 दिन रह गए 14 दिसंबर के सिविल नाफरमानी का। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, कानून की तालिब इल्म केसेस से सिविल नाफरमानी का पहले ऐलान कर चुका है, पहले भी बिल पाट चुका है, और खुद बनी गाला के बिल उसने पे किए इमरान खान साहब ने। अब अगर आप सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि कोई सरकारी दफ्तर नहीं माना, कोई बिल नहीं जमा करना, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, तो आखिर फिर क्या किस तरह हुकूमत होगी जब खुद ही अपनी हुकूमत, अपनी अवाम उनको मानने को तैयार नहीं होगी? तो मैं समझ रहा हूँ एक बचकाना फैसला है, उनके ऊपर गौर करना चाहिए। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कोसानी साहब, जो मसला अभी जो आ रहा है कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, क्या क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से ज़रूर है, जो हमारी हुकूमत बनी है, जो इत्तेहाद इन्होंने हमें सपोर्ट किया,
और उसमें जो आईनी ओहदे थे सदर ममलकत का या सेनेट चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर जो हैं उन उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ठीक है। और इन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये जो खबरें चल रही है या जो लोग तज्ज़िये, जो उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने कोई उनसे नहीं सुना है। हाँ, अगर कोई भी जमात वो अपना कोई फैसला करती है, वो पार्टी ज़ाहिर है आज़ाद है, मगर जो हमारी पार्टी नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। कल कला को पीपल्स पार्टी मेमन साहब कहते हैं कि बिलावल को बड़ा जल्द वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। देखें क्यों नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के चेयरमैन है, जब आवाम मैंडेट देगी तो ज़रूर बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म, ये तो आवाम ने फैसला करना है ना। आप देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस इत्तेहाद में हमारे वोट हैं, जिसको खुद पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि आपके वोट ज़्यादा है तो आप ही बने। अगर उस वक्त भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि हम पीटीआई से मिलकर हुकूमत बनाएं, उनको सपोर्ट करें। पीटीआई नहीं आई तो उन्होंने रास्ता ये इंतखाब किया, नून लीग के साथ आई। तो कल सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं है, मगर मुझे कोई चीज़ नजर नहीं। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।